लव जिहाद और धर्मांतरण का मुद्दा देश में पहले से गर्म है। ऐसे में संघ प्रमुख मोहन भागवत की डीएनए को लेकर व्याख्या ने लाया है नया सियासी तूफान, जिसको लेकर मचा है बवाल। तो मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। देश में एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम डीएनए लिंचिंग पर नई बहस खड़ी हो गई है और इसकी शुरुआत हुई है संघ प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान के बाद। द मीटिंग ऑफ माइंड्स ए ब्रिजिंग इनिशिएटिव किताब के विमोचन के मौके पर बोलते हुए मोहन भागवत ने पहले भारतीय होने के गुण के बारे में बात की, फिर उन्होंने कहा और फिर भारतीयों के डीएनए को लेकर एक बयान दिया। भागवत ने कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए एक जैसा होता है, साथ ही हिंदू और मुसलमानों के पूर्वज भी एक ही हैं। मोहन भागवत ने कहा कि हिंसा करने वाला हिंदू नहीं हो सकता। भागवत का यह बयान आया तो ओवैसी ने भागवत पर पलटवार करने में भी देरी नहीं की। असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा कि कायरता, हिंसा और कत्ल करना गोडसे की हिंदुत्व वाली सोच का अटूट हिस्सा है। मुसलमानों की लिंचिंग भी इसी सोच का नतीजा है। हिंदू मुस्लिम को लेकर चल रही इस जंग में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह भी कूद पड़े। उन्होंने भी भागवत पर कई वार किए। दिग्विजय सिंह और ओवैसी ने मोहन भागवत के बयान को लेकर क्या कहा, यह आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले सुनिए आखिर मोहन भागवत का वो बयान जिसको लेकर आया है सियासी तूफान। फिर से हिंदू मुस्लिम की सियासत गर्मा गई है। गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए। अगर हिंदू कहते कि यहां एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा। विचार मेरा नहीं है, ये विचार संघ की विचारधारा का अंग है, क्योंकि हिंदुस्तान एक राष्ट्र है। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने डीएनए वाला बयान दिया तो असदुद्दीन ओवैसी ने मोहन भागवत पर हमला बोला। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने भी भागवत को निशाने पर लिया। कि मुसलमानों का लिंचिंग हो रहा है तो क्यों हो रहा है, करने वालों का क्या ताल्लुक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से है या नहीं है, और अगर हो रहा है तो क्या उनका रेडिकलाइजेशन अगर हुआ है तो उसका जिम्मेदार क्या आरएसएस और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी नहीं है, और अगर ये है तो क्या आरएसएस उन लोगों का ओपनली कंडेमनेशन करेगा जिन्होंने पीलू खान को मारा, रकबर को मारा, अलीमुद्दीन को मारा और आपके अखलाक को मारा, आसिफ को मारते हैं और महापंचायत करके बीजेपी का स्पोक्स पर्सन कहता है कि क्या हम इनको मर्डर भी नहीं कर सकते। तो यही भाजपा, संघ और विश्व हिंदू परिषद, अरे मोहन भागवत जी आप ही के चेले चपाटे हैं जो इस देश में दंगे कराते हैं। मोहन भागवत जी ने मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मोहन भागवत जी जिन निर्दोष मुसलमानों के साथ बर्ताव आपकी भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने किया है, नरेंद्र मोदी जी नंबर 1, योगी आदित्यनाथ नंबर 2, इनके खिलाफ आप क्या बात करेंगे? जी हां, आप अब दो खैरख्वाह नेताओं को सुन रहे थे। ओवैसी ने मोहन भागवत का जवाब देते हुए गोडसे का नाम लिया तो बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने ओवैसी पर वार किया। राकेश सिन्हा ने कहा कि 3 पीढ़ियों पहले ओवैसी के पूर्वज भी हिंदू ही थे। बता दें कि 3 जनरेशन पहले, 3 पीढ़ियों के पहले उनके पिताजी हैदराबाद के ब्राह्मण थे या नहीं। यदि ओवैसी में थोड़ी भी नैतिकता है तो इस बात को बताएं कि 3 पुश्त पहले उनके पूर्वज हिंदू नहीं थे। राकेश सिन्हा का नया खुलासा आप सुन रहे थे ओवैसी को लेकर। भागवत के बयान के बाद बीएसपी प्रमुख मायावती भी सामने आई। मायावती ने कहा कि भागवत के मुंह में
राम और बगल में छुरी है। मायावती बोली कि संघ के एजेंडे में बीजेपी है। करने में काफी जमीन आसमान का अंतर है, खासकर जातिवाद, सांप्रदायिक व धार्मिकता आदि के मामले में ये लोग जो कहते हैं करते ठीक उसका उल्टा है। जिन भी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही हैं वे भारतीय संविधान की उसकी सही मानवतावादी मंशा के मुताबिक चलने की बजाय ज़्यादातर आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे पर ही चल रही है। यह आम चर्चा है। आरएसएस प्रमुख का कल दिया गया ताज़ा बयान वास्तव में लोगों को न केवल अविश्वसनीय लगता है बल्कि मुंह में राम बगल में छुरी ही ज्यादा लगता है। जी हां, संघ ये कह रहा है कि मोहन भागवत का जो बयान है वो अपने आप में सद्भाव पैदा करने वाला और राष्ट्र को जोड़ने वाला है। वहीं विपक्ष क्या कह रहा है ये आपने लगातार सुना। इसी बात को लेकर है बवाल, इसलिए मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। देश का सवाल में हमारे साथ बहस करने के लिए मेहमानों का पैनल है। पैनल में हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता, आपके टीवी स्क्रीन पर इकबाल सिंह लालपुरा साहब, जो कि अपने आप में एक लेखक हैं, संजीदा व्यक्ति हैं, बड़ी शालीनता से अपनी बात रखते हैं। इकबाल सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे साथ। काफी समय बाद, बड़े लंबे अरसे के बाद तहसीन पूनावाला जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपके बात करने का तरीका और लहजा भी अपने आप में अलग होता है और मुझे ऐसा लगता है कि तहसीन आज आप गुस्साएंगे नहीं और बहस छोड़कर जाएंगे नहीं। हमारे साथ जनाब अतीकुर रहमान साहब। अतीकुर रहमान साहब स्कॉलर हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और इसके साथ साथ आप उनका जिस तरह से बैकड्रॉप है उस बैकड्रॉप को अगर देखें तो रखी हुई किताबें ये बताती हैं कि लगातार अतीक साहब पढ़ते लिखते रहते हैं। आपका स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष वर्मा। आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है आशुतोष जी। और हमारे साथ विशाल मिश्रा, डॉक्टर विशाल मिश्रा, जो कि संघ समर्थक के रूप में संघ विचारक हैं और अपनी बात को, आज मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर विशाल आज आप ही पे सबसे ज्यादा सवाल होंगे और जवाब भी आप ही को देने। आप सबका देश का सवाल में स्वागत है। सबसे पहले मैं डॉक्टर मिश्रा आपके पास आऊंगा। विपक्ष कह रहा है, क्या विपक्ष कह रहा है? ये विपक्ष को आपने सुना, अगर आपके सामने मॉनिटर चल रहा होगा। डॉक्टर मिश्रा, विपक्ष का ये कहना है पहले नफरत फैलाओ और उसके बाद मरहम के रूप में राष्ट्रीय एकता का नारा दे दो, मुंह में राम बगल में छुरी। देखिए मनीष जी, आज ये जितने लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही, ये प्रतिक्रियाएं स्वयं बात पुष्ट करती है कि इस बयान से, हालांकि ये बयान पहली बार नहीं दिया गया है, इस प्रकार का बयान और ऐसा बयान पहले भी आ चुका है, लेकिन किस प्रकार से इस बयान के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं बढ़ी हैं, क्यों बढ़ी, उसका कारण ये है कि पिछले दिनों के दौरान 70-72 सालों के दौरान एक प्रकार का जो नफरत, एक प्रकार की जो मिस इंटरप्रिटेशन, एक प्रकार का जो दुष्प्रचार, एक प्रकार की जो भ्रांति पैदा की गई, जो पिक्चर पेंट की गई विपक्षियों द्वारा संघ को लेकर, आज जब वो बातें दोबारा सामने हमारे परम पूजनीय सर संचालक जी के द्वारा बताई जा रही हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इन लोगों को लग रहा है कि हमारी तो दुकानें बंद हो रही हैं। क्यों? क्योंकि जनता इनसे सवाल करेगी कि भाई आपने तो एक अलग पिक्चर पेंट की थी, ये क्या था जो आपने बताया था, और अब जो हमारे परम पूजनीय सर संचालक जी बता रहे हैं, ये तो बहुत अंतर है। तो ये है बात मनीष जी। क्या बताइए आप कि प्रतिक्रिया किस बात की? अगर उन्होंने एकत्व की बात की, अगर उन्होंने ये बात कहा और मुस्लिमों से आग्रह किया कि डर के जाल में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, हिंदू मुस्लिम एकता को भड़काया जा रहा है, दोनों अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही है, सभी भारतीयों का डीएनए एक है, भले ही वो किसी भी धर्म के हो, हम लोकतंत्र में रहते हैं, यहाँ हिंदू या मुस्लिम का प्रभुत्व नहीं है बल्कि भारत का और भारतीयों का प्रभुत्व है। तो आप बताइए इसमें क्या गलत है? किस प्रकार की गलत डॉक्टर मिश्रा, गलत कुछ नहीं है। जी हाँ, राष्ट्रीय एकता की बात है, लेकिन जैसा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है, 40,000 साल का वर्णन करते हुए डीएनए की व्याख्या की है उन्होंने कि डीएनए एक है, तो फिर आखिर भारत में हिंदू मुसलमान की जरूरत क्या है?
कहिए भारतीय हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात हो रही है। तो वसुधैव कुटुंबकम तो हमारी प्राचीन, आज से नहीं अर्वाचीन समय से हमारी संस्कृति की परिचायक रही है। वसुधैव कुटुंबकम कोई आज पहली बार तो बात आई नहीं है, लेकिन ऐसा कौन सी परिस्थितियां बनी आ रहा हूं तहसीन, पिक्चर चेंज करने की इन लोगों को विपक्षियों द्वारा कोशिश की गई। आप जी बताइए, आइए हमारे साथ पैनल पर और भी मेहमान है। डॉक्टर विशाल, आऊंगा आपके पास। तहसीन, आपने उंगली उठाई थी, आपने सुना विशाल मिश्रा को, और आप लगातार एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में संघ और बीजेपी के बयानों को लेकर आप काफी गंभीरता से आक्रामक रहते हैं। तहसीन, इसमें क्या बुराई है? आपको केवल चिंता है प्रासंगिकता की कि आखिर इस समय ये बयान क्यों? इस समय ये बयान अगर राष्ट्र को जोड़ने वाला है तो संघ प्रमुख ने कहा है, बीजेपी के नेता कहते हैं कि गुमराही गैंग जरूर परेशान होगी। आपने मेरा इंट्रोडक्शन करते हुए, मेरा इस्तकबाल करते हुए आपने शो में कहा कि मैं शो छोड़कर नहीं जाऊंगा, ऐसी आप उम्मीद करते हो। मैं भी उम्मीद करता हूं कि जैसे आपने मिश्रा साहब को नहीं टोका था, मुझे भी नहीं टोकेंगे। मैं संक्षेप में अपनी 3 पॉइंट रखते अपनी बात को समाप्त करूंगा। सबसे पहली बात, भागवत जी का इस स्टेटमेंट कि हम सबका डीएनए भारत में एक एक, कुछ हद तक सही है, बल्कि डेनिसोवियन डीएनए हम सबका रशिया से लेके यूरोप यानी कि यूरेशियन, यूरोप से लेके एशिया यानी कि यूरेशियन, एशिया से लेके ऑस्ट्रेलिया तक हम सबका डीएनए एक है, डेनिसोवियन डीएनए। ये करीबन 50,000 से लेके 70,000 साल पुरानी प्राचीन डीएनए हम सब में, अप्रोक्सीमेटली 13%, 13% डीएनए हम सब में है। तो उस हद से रशिया से लेके यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया तक हम सब एक ही सम्मान के लोग हैं, डेनिसोवियन डीएनए के लोग। अब अगर हम इस चीज को मानते हैं तो हमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन और अन्य मुल्कों के खिलाफ नफरत नहीं फैलाना चाहिए। उनके खिलाफ हम सबको एक मानना चाहिए। अब दूसरी बात पे मैं आता हूं। देखिए, मोहन भागवत जी ने जो कहा कि किसी को यहां पर घबरा कर नहीं रहना चाहिए, मैं उस बात का भी इस्तकबाल करता हूं। लेकिन जब मॉब लिंचिंग का केस हुआ, जिसमें मैं स्वयं सुप्रीम कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट का एक अहम जजमेंट आया था 2018 में मेरे केस के अंदर, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया मोदी सरकार को, मौजूदा हुकूमत को, कि वो मॉब लिंचिंग के लिए मासूका नाम का कानून बनाए, जिसका ड्राफ्ट मैंने सुप्रीम कोर्ट को दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने रिटन जजमेंट में कहा था कि मॉब लिंचिंग के लिए करंट आईपीसी में प्रावधान बिल्कुल नहीं है और इसके लिए कानून बनाना चाहिए। उसके बाद राजीव गौबा जी जो होम सेक्रेटरी थे, मैं स्वयं उनके पास गया, लेकिन आज तक मोदी जी ने वो कानून पार्लियामेंट में पास नहीं किया। यहां तक कि जो विपक्ष के जो सूबे हैं जिन्होंने इस कानून को पास किया है, उसको आज तक राष्ट्रपति जी ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए। तो मोदी जी से यह प्रश्न भी उठता है कि आप एक चीज कहते हैं मोहन भागवत जी, लेकिन करते दूसरा। और तीसरी बात, अगर हम सबका डीएनए एक है, ये चीज मैं मानता हूं और मोहन भागवत जी भी मानते हैं, तो आरएसएस या संघ का अध्यक्ष कभी कोई दलित क्यों नहीं हुआ? मेरा चैलेंज है आपके शो पे, अपनी बात समाप्त करते हुए मैं अपने बाल मुंडवा दूंगा अगर एक दलित या एक ओबीसी आरएसएस का अध्यक्ष बना तो 1 महीने के लिए आप एक दलित को बना दीजिए आरएसएस का अध्यक्ष। ये लोग नहीं बनाएंगे, सबका डीएनए एक है ना, बनाइए ना एक दलित भाई को, बनाइए एक ओबीसी भाई को। जी, मैं आऊंगा तहसीन आपके पास। इकबाल सिंह लालपुरा जी, सियासत में ये जरूर देखा जाता है और भागवत साहब ने ये बात का भी जिक्र किया है कि हमारे जैसे संगठन लोगों को, मनुष्यों को जोड़ते हैं, लेकिन सियासत है जो तोड़ती है। तो संघ की विचारधारा लेकर आप लोग बड़े हुए, आप उसी की विचारधारा में पले बले, और ऐसी सूरत में इस तरह की बातों को सामने लाकर यह कहना और हिंदू मुसलमान की बात सामने लाना, यह सियासी एजेंडा पूरा करने के लिए नहीं तो और क्या है? मोहन जी भी नाराज हैं। बात स्पष्ट है कि आपने शुरू बात करते हुए कहा था कि ये देश वासुदेव कुटुंबकम की बात करता है, और यही नहीं, श्री गुरु नानक देव तो ये कहते हैं, एक पिता एक इसकी हम बारिक, तू मेरा गुरहाई। और उनको ये भी कहा गया, नानक शाह फकीर हिंदू का गुरु, मुस्लिम का पीर। ये जो धार्मिक भावनाएं हैं, जो प्यार है, ये राजनीति करने वाले, हम तो पिछले 10 साल से, 7 साल से या इससे पहले 98 से 2004 तक रहे हैं, हमने तो हमेशा जोड़ने की बात की है। अब भी जोड़ने की बात हो रही है। मेरे भाई बड़े प्यार से कह रहे थे कि हम सबका डीएनए एक है। इसका मतलब है कोई गलत बात कही नहीं गई।
अब इसको उनका जो संघ जोड़ने की बात करता है, इस जोड़ने की बात को हम कैसे बढ़ाएं? मॉब लिंचिंग अंग्रेजों के समय भी हुई थी। जो ये इंडियन पेनल कोड है ये 1861 का है, 302 सेक्शन कत्ल को रिप्रेजेंट करता है और इसमें इतनी बड़ी सजा है कि सजाए मौत भी हो सकती है। तो कानून तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं और अलग से कानून बना के कोई, मुझे तो लगता नहीं, मैंने भी सारी मिलिटेंसी को देखा है, कोई उसमें इकबाल सिंह जी, मोहन भागवत जी की चिंता जो दिखाई दी वो ये दिखाई दी मॉब लिंचिंग को लेकर कि जुनैद, अखलाक और अलीमुद्दीन जैसे ऐसे कई नाम सामने आए, जिसके बाद आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उन लोगों का जो मॉब लिंचिंग में शामिल थे उनका हार पहनाकर स्वागत किया था। इस बात को लेकर भी चिंता उन्होंने बताई कि वो हिंदू नहीं हो सकता, वो आतताई होता है। आतताई का क्या मतलब होता है? आप खुद एक विद्वान लेखक हैं इकबाल जी, आप खुद जानते। मैं आऊंगा आपके पास, फिर आता हूं इकबाल जी। हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष वर्मा हैं। जी हाँ डॉक्टर वर्मा, संघ प्रमुख ने एक और बात कही कि हिंदुत्व वाली सोच से किसी को डरना नहीं चाहिए। जी मनीष जी, आज आरएसएस के प्रमुख सह संचालक मोहन भागवत जी की बात को देख के मुझे एक जाहिर सी मिर्जा गालिब का एक शेर याद आ गया। मैं अर्ज करूंगा कि बनाकर फकीरों का हम भेष गालिब, बनाकर हम फकीरों का भेष गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। मनीष जी, पूरे वक्तव्य में स्क्रिप्ट राइटर कोई और नहीं है, मोहन भागवत जी खुद ही हैं। और इसके पहले भी संघ में ये तरीके अपनाए हैं। चुनाव आए हैं और ऐसी बातों पे चर्चाएं हुई हैं जहां पे हमारी बेरोजगारी, आर्थिक तंगी, जो भारतीय में गिरती जीडीपी है, अपराध है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, कोरोना में जो वुहान बना दिया है, इसकी बातें हट जाएं। कोई नौकरी ना मांगे, कोई शिक्षा की बात ना करे और हम हिंदू मुस्लिम पे लड़ना शुरू कर दें। इस पूरे प्रकरण में उन्होंने दो बातें बहुत साफ करी हैं। एक बात करी है राष्ट्र की बात और दूसरी हिंदू मुस्लिम डीएनए और एकता की बात। एक बड़ा अच्छा एक व्याख्यान था, मैं इसको बताता हूं कि सन 2013 में नागपुर की एक निचली अदालत ने वर्ष 2001 के एक मामले में 3 दोषियों को बाइज्जत बरी कर दिया था। नाम था बाबा मेढ़े, रमेश कांबले और दिलीप चटवानी। ये राष्ट्र प्रेमी युवा दल के लोग थे। इन पे आरोप क्या लगाया गया था, मुकदमा क्या किया गया था? मुकदमा था कि 26 जनवरी 2001 में नागपुर के रेशमी बाग स्थित आरएसएस मुख्यालय में इन तीनों ने घुसकर गणतंत्र दिवस पर तिरंगा झंडा फहराने का प्रयास किया। डॉक्टर वर्मा एक चीज मैं साफ करना चाहूंगा, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। रेशिम बाग संघ का मुख्यालय नहीं है, संघ का मुख्यालय महल में है। रेशिम बाग हेडगेवार की समाधि की जगह है। ने इतना क्या तिल मिला गए कि अगर राष्ट्र प्रेम की जब बात आई और तिरंगा कोई लहराने गया तो आपने मुकदमा कायम कर दिया। जी डॉक्टर वर्मा मुझे एक ब्रेक लेना है, उसके पहले जनाब अतीकुर रहमान साहब को भी लाना जरूरी है। जनाब, संघ की सोच अगर देखी जाए, संघ का ये मानना है और कहना है, और कल मोहन भागवत ने इस बात की पुष्टि की कि हमारी सोच के तहत संघ की सोच कभी हिंदू मुसलमान बंटवारा नहीं करती। अतीकुर रहमान साहब, मैं बताऊंगा कैसे बंटवारा करती है। जी मनीष भाई देखिए, हम इनकी बातों पे यकीन कैसे करें, क्योंकि आए दिनों हम तो बीजेपी, वीएचपी और इन्हीं के जो आइडियोलॉग्स आरएसएस के बैठते हैं हमारी आपकी डिबेट के ऊपर, वो सेक्युलरिज्म पे यकीन नहीं रखते हैं। जब सेक्युलरिज्म 1974 को चैलेंज करते हैं, माइनॉरिटी राइट्स को चैलेंज करते हैं। अभी 2 दिन पहले बीजेपी की प्रवक्ता मुझे कह रही थी कि वो 1947 में जब आपका परसेंटेज बहुत कम था इसीलिए आपको गारंटी मिल गई थी, अब माइनॉरिटी राइट्स आपकी गारंटी नहीं है। तो हम कैसे यकीन कर लें कि आरएसएस लेड बीजेपी गवर्नमेंट इन मामलों में सीरियस है? अतीकुर रहमान साहब, जनाब अतीकुर रहमान साहब, मुझे माफी के साथ आपको रोकना होगा क्योंकि मुझे एक ब्रेक लेना है और ब्रेक के पहले एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, आखिर बात गले के नीचे नहीं उतरती, विपक्ष कहता है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर धर्मांतरण मामले में एटीएस का नया खुलासा। हिंदू लड़कियों के बालिग होने पर करवाते थे धर्मांतरण के बाद लड़कियों को 2 शादी करवा देते थे। 5-6 शिकायतों को पुलिस ने नजरअंदाज किया। उमर गौतम की मदद करने वालों की तलाश में एटीएस
नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद के मूक बधिर बच्चे थे निशाना। इस वक्त की बड़ी खबर धर्मांतरण को लेकर। जी हां, वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश का सवाल जारी है डीएनए वाले बयान पर। ब्रेक के बाद देश का सवाल में आपका फिर एक बार स्वागत है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल में हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में तहसीन पूनावाला, डॉक्टर विशाल मिश्रा संघ समर्थक के रूप में इस पैनल पर हैं। हमारे साथ जनाब अतीकुर रहमान साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं। हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष वर्मा, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और बीजेपी के प्रवक्ता इकबाल सिंह लालपुरा साहब हैं। डॉक्टर विशाल मिश्रा, मेरा सवाल आपसे है कि इस समय जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं और संघ प्रमुख का जो बयान है उसके मुताबिक हिंदू मुस्लिम के बीच जो नफरत फैलाई गई है, जो बीज बोया गया है, विपक्ष ये कह रहा है कि ये बीज बोने के पीछे वो सोच ही ऐसी है, सोच हिंदुत्व वाली है जिसके बीज नफरत वाले हैं। डॉक्टर मिश्रा। हिंदुत्व को समझते ही नहीं। मैं यहाँ पर थोड़ा क्लियर करूंगा कि एक शब्द है हिंदुत्व, जिसका मतलब होता है अंग्रेजी में हिंदूनेस, और एक है हिंदुइज्म। तो जो इज्म है वो हिंदूनेस नहीं है, क्योंकि इज्म की जब बात होती है तो वो एक बंद प्रक्रिया हो जाती है, जबकि जो हिंदूनेस है वो लगातार चलता रहता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर अभी हमारे पूनावाला जी बात कर रहे थे और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि मानव गांधी जी ने भी कहा कि सत्य की अनवरत खोज का नाम हिंदुत्व है। राधा कृष्णन जी की अगर आप बात करें तो उनका बहुत सुंदर कोट है, जरा सुनिएगा सारे लोग, कि हिंदुइज्म इज अ मूवमेंट, नॉट अ पोजीशन, अ प्रोसेस, नॉट अ रिजल्ट। हिंदुत्व एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, और मानव सबसे डायनामिक है। और सुनिएगा लास्ट लाइन, जिसको लेकर आप लोग समझते नहीं और जो है आप उसको गलत अर्थों में लेते हैं। हिंदुत्व में उन सब विचारकों का योगदान है जो भारत में हो गए, इसलिए हिंदुत्व को पहली बात तो आप हिंदुइज्म न समझे। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मातृभूमि से, परंपरा से अगर आप देखें और अपने जो पूर्वज हैं अगर आप उससे देखें तो यही तो हम एक है। इसमें गलत क्या है भाई? आपको समझ में किस बात की दिक्कत हो रही है? अब आप उसको अनाप शनाप अपने हिसाब से बयानबाजी करते रहते हैं। विशाल मिश्रा जी, तहसीन को जरूर दिक्कत हो रही है, तहसीन बार बार उंगली उठा रहे हैं। आपके जो जवाब है उसको लेकर तहसीन को दिक्कत है। विशाल जी बताइए क्या दिक्कत है? तहसीन जी बता दीजिए क्या दिक्कत है? बना बनाया दिक्कत आपने क्रिएट कर रखा है, यही तो प्रॉब्लम है मनीष जी, कि बेवजह लोगों के मन में एक प्रकार का इन्होंने पिक्चर पेंट किया। मैं तो इनसे कहूंगा कि अरे मानवर, आप कम से कम आइए, शाखा में आइए, बैठिए, पढ़िए, नहीं आना है मत आइए, लेकिन पढ़िए तो। बगैर आप आइए तहसीन जी से पूछ लेते हैं, उनकी दिक्कत पूछ लेते हैं। विशाल मिश्रा जी, उनकी दिक्कत तो पूछ लें, उनकी दिक्कत पूछ लेते हैं। तहसीन आपकी दिक्कत। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अपनाई जाती है। विशाल जी, मोहन जी के बयान के बाद कल से चर्चा इसी पर चल रही है। मुझे ऐसा लगता है विपक्ष को समय देना चाहिए। आखिर उनकी दिक्कत क्या है? एक इतना सद्भाव, भाईचारा जोड़ने वाला बयान, और विपक्ष है परेशान। तहसीन आप जवाब दें, आखिर क्यों है विपक्ष परेशान? मैं मिश्रा जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने गांधी जी का 12 सितंबर 1947 में गांधी जी और उसके बाद गांधी जी कहते हैं, मैं गांधी जी को कोट करता हूं कि आरएसएस के हाथ में खून है, आरएसएस के हाथ में खून। ये गांधी जी के विचार आरएसएस के बारे में थे, वो संगठन जिसने गांधी जी को धोखा दिया क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, और बाद में भी जो धोखा दिया 20 दिसंबर को जो गांधी जी के खिलाफ भाषण गोलवलकर ने किया था दिल्ली में, हम सबको ये पता है, उस इतिहास में जाना नहीं चाहते। तो मैं खुश हूं कि आज आरएसएस वाले गांधी को मानते हैं, जिन्होंने कहा आरएसएस के हाथ में खून है। दूसरी बात, मेरा प्रश्न मिश्रा जी से ये है, जिसका उन्होंने जवाब दिया, इकबाल जी ने थोड़ा जवाब देने की कोशिश की कि एक दलित व्यक्ति, एक दलित भाई क्यों आरएसएस का मुखिया नहीं बन सकता, और इकबाल भाई ने 302, 304 का जिक्र किया। लड़ रहे थे, ये सब उन्होंने बयान दिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन कोर्ट में से खारिज करते हुए फुल बेंच ऑफ द 3 जज बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ने कहा कि मॉब लिंचिंग के लिए आईपीसी में प्रावधान नहीं है, ये काफी नहीं है, आपको नया कानून बनाना चाहिए, मासूका पास करो। इसके बाद में राजीव गौबा जी के पास गया,
जब होम सेक्रेटरी थे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तब भी मोदी जी पास नहीं किया, और जिन सूबों ने पास किया उसको राष्ट्रपति साइन नहीं करते। तो मेरा 2 सवाल है, पक्का डीएनए के तो दलित भाई कब बनेंगे अध्यक्ष, और मॉब लिंचिंग का कानून कब पास होगा? बस इस कानून से हिंदुओं की भी रक्षा होगी, औरतों की भी होगी, ट्रांसजेंडर्स की भी होगी। मनीष जी, यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि गाय का ही क्यों, किसी भी प्रश्न पर कानून को हाथ में लेना, हिंसा करना गलत है। गाय की बात मैंने किया ही नहीं, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें कौन। लेकिन आप देखिए मनीष जी, इस बयान के बाद ओवैसी जी ने ट्वीट किया, उसमें उन्होंने जुनैद का नाम लिखा। देखिए, जानने के बाद भी आप सबको मालूम है कि जो जुनैद की हत्या किस बात पर हुई थी, सीट विवाद को लेकर हुई थी। लेकिन इस प्रकार से गलत तथ्यों को कोट कर देना, इस प्रकार से चीजों की बयानबाजी शुरू कर देना, इस प्रकार की प्रतिक्रिया शुरू कर देना, ये क्या दर्शाता है? ये तो यही दर्शाता है ना कि आप जानबूझकर उस खाई को, उस एक दूरी को बढ़ाना चाह रहे हैं। आप चाहते ही नहीं है कि हम सब एक हो। तहसीन जी जवाब। सर, मैं ना जुनैद की बात की, ना अखलाक की बात की, ना किसी और की बात की। मेरे पेटिशन में आप लिंचिंग की बात कर रहे थे। सर, आई रिक्वेस्ट मैं सेलिब्रेट नहीं करता। आप इसमें मत जी ने कहा है, तो आप बताइए, उन्होंने कहा कि नहीं कहा कि गलत? मेरा चांस है, मनीष जी ने मुझे चांस दिया, आप बोलोगे। विशाल जी, हम तकनीक के जिस फॉर्मेट पर ये बहस कर रहे हैं, बेहतर होगा कि एक वक्त एक ही व्यक्ति बोले। तहसीन, अपनी बात पूरी करें आप। मैं जब सुप्रीम कोर्ट गया, मैं कोई एक स्पेसिफिक मुसलमान का केस नहीं ले गया। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने 13 केस रखे, उसमें 5 लिंचिंग मुसलमानों की हुई थी, 4 लिंचिंग हिंदू भाइयों की हुई थी, और 3 लिंचिंग ट्रांसजेंडर्स की हुई थी। मैं कह रहा हूं, ना मुसलमान, ना हिंदू, ना मर्द, ना औरत, ना ट्रांसजेंडर, किसी की लिंचिंग ना होनी नहीं चाहिए, ना नॉर्थ इंडियन, ना साउथ इंडियन, ना ईस्ट इंडियन, ना वेस्ट इंडियन। आप मेरे भाई लिंचिंग पे कानून क्यों नहीं बनाते? मेरा वो प्रश्न है। आप मेरे को अखलाक की और जुनैद की बात करें, उसकी बात मैंने किया ही नहीं। मैं आपसे लिंचिंग के कानून की बात कर रहा हूं। दूसरी बात, एक दलित भाई कब बनेगा आरएसएस का मुखिया? मैं आपके शो पे चैलेंज देता हूं मनीष भाई, मैं लाइव टीवी पे अपना सर मुंडवाऊंगा अगर एक दलित आरएसएस का मुखिया 1 महीने के लिए बने। 1 महीने के लिए मैं लाइव टीवी पर सर मुंडवाऊंगा। तहसीन जी, ये उनके तहसीन जी, ये उनके संगठन का मामला है। तहसीन जी, इसको जात पात में ना उलझाएं। जब ये बात साफ हो गई है कि इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, क्यों बने इनके संगठन के अध्यक्ष? एक भी दलित नहीं, एक भी ओबीसी नहीं, एक भी दलित योग्य नहीं है, एक भी ओबीसी योग्य नहीं है, सारे ब्राह्मण क्यों बने इनके संगठन के? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, आपके आरएसएस का अध्यक्ष आप दलित कब बनाओगे, ओबीसी कब बनाओगे? और आप इसका स्पेसिफिक जवाब दीजिए। विशाल जी, छोटा जवाब तो मुझे डॉक्टर आशुतोष वर्मा और इकबाल सिंह लालपुरा साहब के पास जाना है। डॉक्टर विशाल मिश्रा, छोटा जवाब। बिल्कुल छोटा जवाब। आप एक बार, मैं तो कह तो रहा हूं मनीष जी कि आप तहसीन जी एक बार आइए, तो शाखा में आइए, बैठिए, नहीं तो आप कम से कम आदरणीय परम पूज्य सह संचालक जी की ये किताब पढ़ लीजिए, यशस्वी भारत। एक प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। संघ किसी प्रकार की जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं करता, कभी किसी की जाति पूछी ही नहीं जाती है। आप आइए तो एक बार, क्या बात कर रहे हैं मान्यवर आप? बैठ कर मैं सर मुड़वा दूंगा। आप इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, आपको मालूम है? आप आइए ना, बिना जाने बिना पढ़े इस प्रकार की बयानबाजी ऐसे राष्ट्रीय चैनल को नहीं किया जाता तहसीन जी। और मैं आपको एक दलित भाई का नाम बता दीजिए ना, मैं आपको ये किताब, एक दलित भाई का नाम बता दीजिए ना, किताब मैं आपको एक दलित भाई का, ये किताब भाई का बता दीजिए कर दूंगा, और इसमें आप पढ़ लेना कि जाति एक दलित भाई का नाम बताइए जो अध्यक्ष बने। संघ क्या समझता है? संघ किसी भी प्रकार की जाति व्यवस्था में विश्वास ही नहीं करता, किसी भी वर्ण व्यवस्था में संघ का विश्वास नहीं। तहसीन पूनावाला जी, विशाल मिश्रा एक किताब दिखा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है विशाल जी, आपको तहसीन जी का पता लेना चाहिए और आपको इसे कोरियर करनी चाहिए। मैं ये कोरियर कर दूंगा ये किताब आदरणीय परम पूज्य सह संचालक जी का। और मनीष जी, अगर आप 2 मिनट का समय दें तो मैं इनको बता दूं। वैसे विशाल जी, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, तहसीन पूनावाला लगातार नागपुर आते जाते रहते हैं। नहीं तो पढ़ते नहीं है ना, जाने से क्या होता है, पढ़ते ही नहीं है। चलिए, हमारे साथ पढ़ना लिखना जरूरी हो जाता है। किताब जरूर भेज दीजिएगा विशाल जी। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, संघ प्रमुख ने एक बात, बड़ी खास बात कही है। वो बात यह है कि अगर भारत का मुसलमान नहीं तो हिंदू नहीं,
यानी कि उन्होंने कहा है कि मुसलमान अगर है तो वो भारत का है, इसलिए हमारा डीएनए एक है। डॉक्टर वर्मा, जिस तरीके से मोहन भागवत जी मुस्लिमों को लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मैं इस बात को समझ रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि उनकी व्यवस्था है कि जिस चीज की कोशिश पहले भी करने की कोशिश कर चुके हैं और वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं दुनिया जानती है। आज एक बड़ा अच्छा मैंने आपको आपने बड़े न्यूज चैनल में आपने दिखा होगा, मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा। जिस जगह पर लिखा था संघ के बारे में, मोहन भागवत जी के बारे में लिखा था, उस जगह के बारे में साथ में एक और चीज लिखी थी, इफ यू वॉन्ट टू मेक द हिस्ट्री, तैमूर एंड औरंगजेब एंड बाबर वॉन्ट टू बी बॉर्न। और ये भी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष की एक नई तस्वीर साथ में आई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और संघ जो की कहानी है, ये दिखाने के दांत और खाने के दांत अलग होते हैं। अभी 2 साल पहले इनके जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की एक जो अवध प्रांत की इकाई है, इसने 2018 जुलाई में एक प्रोग्राम किया कि जब अयोध्या में सारे मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु जाएंगे और लगभग 1,500 धर्मगुरु जाके सरयू नदी के पास में वजू करेंगे और वहीं पे नमाज पढ़ेंगे। और वो इतनी बड़ी मीटिंग थी कि जोर शोर से हल्ला होने लगा कि मुस्लिम समुदाय के बहुत से संगठन मंदिर बनाने के लिए कटिबद्ध है और वहीं जाएंगे। यहां तक हो गया कि संघ के तरफ से एक नेता और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ बोर्ड के जो नेता हैं, वो प्रमुख हैं, श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी को इनको मुख्य अतिथि भी बना दिया गया। अब अहरे गहरे बात तो शुरू हो गई कि किसी तरीके से हम हिंदुओं को मुस्लिमों को ले आए, लेकिन जब वहां साधु संतों को पता चला, जब इनके ऊपर लोगों को पता चला, तो बड़ी फटकार पड़ी कि भाई ये किसने कर दिया। जी डॉक्टर वर्मा, मुझे इकबाल सिंह जी से भी सवाल लेने होंगे। डॉक्टर वर्मा, आपके सवाल तहसीन पूनावाला, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मेरे पास वक्त कम है, मैं जवाब के लिए इकबाल सिंह जी को लाना चाहूंगा। डॉक्टर वर्मा, अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख के अरुण कुमार ने ट्विटर में जाके अफरा तफरी में इस बात का खंडन किया और ये सारा प्रोग्राम हुआ और एक 4 दीवारी के अंदर कर दिया गया। कुछ डॉक्टर वर्मा, इकबाल सिंह जी से जवाब ले लेते हैं। इकबाल सिंह जी से जवाब ले लेते हैं। बीजेपी है, संघ की विचारधारा को लेकर एक एक कदम बढ़ते हुए आज इतनी बड़ी हो गई है। जी हाँ इकबाल सिंह जी, मेरा सवाल आपसे, आपने सारे पैनलिस्टों को सुना, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, तहसीन पूनावाला जी को सुना आपने। इकबाल सिंह जी, मेरा सवाल आपसे, भारत में इस्लाम खतरे में नहीं, दुनिया भर में अगर इस्लाम कहीं वाहिद है, मुसलमान अगर कहीं वाहिद है, तो वो भारत की सरजमी पर फिर इस तरह का बंटवारा और हिंदू मुसलमान क्यों? आखिर मोहन भागवत को लिंचिंग का उदाहरण क्यों देना पड़ा? इकबाल सिंह जी। मनीष जी, जो लोग पिता पुरखी राजनीति करते हैं, परिवारवाद की बात करते घूम हैं, गए उनको लगता है उसको बताइए ना, हमारी कुर्सी जा रही है उसके बारे में बताइए ना। हमके तो जब मौका मिला है, हमने सर्वोच्च पोस्ट पे पिछली बार 1998 के बाद मानयोग डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को भारत का राष्ट्रपति बनाया। अब बारी आई, अरे झंडा क्यों नहीं फहराया आपने आज के? अब फहरा रहे हैं राष्ट्रपति है डॉक्टर वर्मा, अब फहराया जाता है। 2002 के बाद फहराया है, पहले क्यों नहीं फहरा रहे थे? इकबाल सिंह जी, थोड़े में अपनी बात पूरी करें। इकबाल सिंह जी, थोड़े में बात पूरी करें, आखिरी 10 सेकंड। दूसरी बात यह है, हम भारत को एकता और अखंडता में जाना चाहते हैं। आप आइए, जहां जानो जोत न पूछो जाति की बात हुई है, जहां भारत को हिंदुस्तान कहा गया, वो जी जात न पूछो संतन की ये कहावत, इकबाल सिंह जी, जात न पूछो संतन की ये कहावत तो हमने सुनी पढ़ी है। आज के देश के सवाल के कार्यक्रम में हमारे साथ डॉक्टर विशाल मिश्रा, तहसीन पूनावाला जी, और मैं उम्मीद करता हूं कि विशाल जी पता लेकर तहसीन को जरूर वो किताब भेजेंगे। हमारे साथ अतीकुर रहमान साहब, आपका लिंक नहीं जोड़ पाया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आखिरी 10 सेकंड मैं आपसे आज की इस बहस पर जवाब चाहूंगा। जनाब अतीकुर रहमान साहब। जी धन्यवाद। इसमें कहावत है, वॉक तो टॉक करना पड़ेगा। हम पूरी तरह से समर्थन करेंगे आरएसएस के इन चीफ की, लेकिन यहाँ पर सवाल ये, वॉक तो टॉक तो करे पहले,
सिर्फ डीएनए ही तलाश करेंगे। 21st सेंचुरी में कौन डीएनए तलाश करने जा रहा है? ये भूल भुलैया में भटकाना बंद करें और वॉक द टॉक करें। जी, भूल भुलैया में भटकाना बंद करें और गैर समझ फैलाने वाली गैंग को भी सतर्क रहना चाहिए। अतीकुर रहमान साहब, विशाल मिश्रा, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, इकबाल सिंह लालपुरा साहब, आप लोग देश के सवाल के कार्यक्रम में आए, आप सबका धन्यवाद। लेकिन जाते जाते डीएनए वाले बयान को लेकर खड़ा हुआ सियासी तूफान न जाने किस सियासत को सूट करेगा, ये तो उत्तर प्रदेश का चुनाव बताएगा। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।